हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वार्म वेलकम टू इन दिस सेशन। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज का सेशन बिहार करंट अफेयर्स का सेशन होने वाला है। आप लोगों को पता है कि एवरी मंडे इस प्लेटफॉर्म पे बिहार करंट अफेयर का सेशन होता है, जिसमें हम लोग बिहार की राजनीति, अर्थव्यवस्था या बिहार की नई योजनाओं या फिर बिहार में जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं या बिहार में खेल की क्या परिदृश्य है या बिहार विविध से संबंधित जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। इसमें सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ये पहला प्रश्न जो है खेल और खिलाड़ी विषय से संबंधित है। और प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, ठीक है, के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि वह टीम इंडिया में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और ये 15 साल 71 दिन के हैं। बिल्कुल सही है। और अगला है कि आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की, ये भी कथन सही है। अगला है कि यदि उन्हें इंग्लैंड या आयरलैंड दौरे पर पदार्पण का मौका मिलता है तो वह 16 वर्ष से कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय युवा खिलाड़ी बन जाएंगे। तो ये भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी कथन सत्य है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि जो वैभव सूर्यवंशी हैं वो समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं और इनका उम्र वर्तमान में 15 साल 71 दिन है। भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने आईपीएल 2026 में 237.3 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की है। इससे पहले पुरुषों में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी जो थे वो इनका रिकॉर्ड वाशिंगटन सुंदर जो दक्षिण भारतीय खिलाड़ी हैं उनके नाम था। वो 18 साल 80 दिन के थे। ठीक है, ये हमने स्लाइड में जोड़ दिया है खबर, जिससे कि आपको ये पता चल सके। अगला प्रश्न है खेल और अवसंरचना से, यानी खेल से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे, कि बिहार सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य के किस स्थान पर सभी खेलों के लिए अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा। राजगीर, डुमरी खेल परिसर पटना, मोइनुल हक स्टेडियम पटना और कंकरबाग पटना। तो ये डुमरी खेल परिसर पटना में बनाया जा रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। ये पटना के डुमरी खेल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम निर्माण किया जाएगा, जहां सभी खेलों के लिए अलग अलग स्टेडियम की व्यवस्था होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजगीर में जो निर्माणाधीन क्रिकेट स्टेडियम है उसको 31 दिसंबर तक पूरा किए जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने रखा है। वर्तमान में राज्य की 8,053 ग्राम पंचायत हैं, उनमें से 5,266 में खेल के मैदान का जो निर्माण है वो पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पर्यावरण और भूगोल से जुड़ा हुआ, कि बिहार भूजल स्तर रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष राज्य के किस जिले में भूजल स्तर सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है, कि सबसे मतलब अधिक गिरावट किस जिला में है। गया, लखीसराय, नालंदा और अरवल ऑप्शन है। तो लखीसराय इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये कितना 8.1 फीट का गिरावट दर्ज किया गया है। ये बिहार के 13 जिलों में जो भू जल स्तर है वो पिछले साल की तुलना में और गिरावट आई है। इसमें सबसे गंभीर स्थिति जो है वो लखीसराय जिले की है, जहां का जल स्तर 8.1 फीट और नीचे खिसक गया है। ठीक है, पिछले साल के 20.3 फीट से गिरकर 28.4 फीट चला गया है। इसके बाद जो गया जिला का स्थान है वो 36.4 फीट नीचे चला गया है। इसलिए कहते हैं आप लोग पानी बचाइए। अगला प्रश्न है कि खेल और पुरस्कार से संबंधित, राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप 2026 में शानदार विजय प्राप्त करने वाले बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को राज्य सरकार द्वारा 22,50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। रेयान मोहम्मद, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन और शुभम कुमार। तो ये दिया गया है रेयान मोहम्मद को। ऑप्शन ए जो होगा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए।
रेयान मोहम्मद जो हैं वो राष्ट्रमंडल यूथ चैंपियनशिप 2026 में अंडर 18 के विजेता हैं और ये बिहार के युवा शतरंज खिलाड़ी रेयान मोहम्मद को मतलब बिहार सरकार की ओर से 22,50,000 की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया है। देख लीजिए, यहाँ खबर है। अगला प्रश्न है शिक्षा और नीति से। शिक्षा और नीति से संबंधित प्रश्न है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के किस सेमेस्टर से राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस जो कॉलेज में एक संस्था के रूप में कार्य करती है, वहाँ नया पाठ्यक्रम लागू करने को मंजूरी दी गई है? प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय, चतुर्थ और छठे? नहीं, ये चतुर्थ सेमेस्टर में मंजूरी दी गई है। बिहार के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम यानी फोर्थ सेमेस्टर में राष्ट्रीय सेवा योजना से का नया पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस नए पाठ्यक्रम को लागू होने से राज्य भर के हजारों छात्र छात्राओं को संगठित सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के कार्यक्रम से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कला, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन से। पूर्वी चंपारण के केसरिया में बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर बहुत चर्चा में है, कई वर्षों से चर्चा में है। इस परिसर में स्थापित होने वाले 18 फीट ऊंचे नंदी भगवान की प्रतिमा का निर्माण किस प्रसिद्ध शिल्पकार द्वारा किया जाएगा? यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं कि नंदी भगवान की प्रतिमा बनाई जा रही है, इम्पोर्टेंट है कि इस प्रतिमा को अरुण योगीराज बना रहे हैं और इनके पास देश के सुप्रसिद्ध प्रतिमाओं को अपने हाथों से बनाने का रिकॉर्ड है। राम मंदिर में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा भी इन्होंने ही बनाई थी। तो अयोध्या के राम मंदिर में जो रामलला की बनी वो ये मैसूर के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया था और ये पूर्वी चंपारण के केसरिया में जो जानकी नगर है वहाँ बन रहे विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में भगवान नंदी की 18 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का निर्माण करेंगे। गौरतलब है कि इसी परिसर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग 33 फीट भी स्थापित हो रहा है, लेकिन आगे ये रिकॉर्ड टूटेगा क्योंकि खबर आ रही है कि दूसरे जगह भी इससे बड़े शिवलिंग को स्थापित की जाने की बात हो रही है। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न। उत्तर बिहार के लोगों को मौसम की सटीक जानकारी प्रदान करने और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए बिहार का दूसरा सी बैंड डॉपलर वेदर रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दरभंगा में स्थापित किया जाएगा। दरभंगा के एलएनएमयू में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, एलएनएमयू यूनिवर्सिटी के परिसर में। और इसके लिए जो विश्वविद्यालय का भूगोल विभाग है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, वो ज़मीन उपलब्ध कराएगा। ये रडार भारत नेपाल और भारत चीन सीमा पर मौसम सूचना नेटवर्क के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। अगला प्रश्न है बिहार के सामाजिक आर्थिक सूचकांक से। तो बिहार सरकार द्वारा बिहार जाति आधारित 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण आंकड़ों को व्यापक दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए किस रूप में प्रकाशित किया जा रहा है? तो ये एक 216 पृष्ठ की जो पुस्तक है उसके रूप में इसको प्रकाशित की जा रही है और जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसको मतलब जनगणना के से जुड़े आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से 216 पृष्ठों की एक पुस्तक के रूप में इसे मतलब एक आकार दिया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। और सबसे पहले शुरुआत के चरण में सिर्फ 500 प्रति प्रकाशित की जाएगी। जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं या फिर जो इस मामले के विशेषज्ञ हैं या जो मतलब इसके लिए स्ट्रेटजिक निर्णय लेने के लिए काम कर रहे हैं उनको ये दिया जाएगा, उनके लिए आसानी होगी। और अब अगला प्रश्न है बिहार की कृषि और आर्थिकी से। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मछली का कुल उत्पादन बढ़कर कितने लाख टन हो गया है? राज्य का कौन सा जिला इस उत्पादन में शीर्ष पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मधुबनी जिला है, शीर्ष पर हो गया है और 10.28 लाख टन जो है इसकी उत्पादन मतलब बढ़ गई है। तो वित्तीय वर्ष 25-26 में बिहार का मछली उत्पादन वर्ष 9.60 लाख टन से बढ़कर 10.28 लाख टन पर पहुंच गया है
और जिलावार उत्पादन में मधुबनी जिला 130.7 हजार लाख टन 7,000 टन मछली जो है वो उत्पादन के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है, जबकि अरवल जिला सबसे अंतिम स्थान पर है। अरवल ऐसे भी छोटा सा जिला है और थोड़ा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, इस वजह से वहाँ मछली का उत्पादन हो पाना थोड़ा चैलेंजिंग है। राज्य में जो मछली की कुल सालाना मांग है वो 12.90 लाख टन है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बिहार की सरकारी योजना और कृषि से संबंधित जो योजनाएं होती है उससे ये प्रश्न है कि बिहार राज्य मंत्री परिषद के हालिया फैसले के अनुसार राज्य में पूर्व से चली आ रही बिहार राज्य फसल सहायता योजना के स्थान पर अब कौन सी योजना लागू की गई है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिहार सरकार ने बहुत बड़ा इसका कैबिनेट में फैसला लिया है कि जो 2026-27 में प्रायोजित प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है वो पुनः लागू करने की मंजूरी दे दी है। ये योजना खरीफ 2018 मौसम से राज्य में चल रही थी, जो है बिहार राज्य फसल सहायता योजना। ठीक है, इसी का स्थान लेगी कौन सा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले से चल रही थी बिहार राज्य फसल सहायता योजना। इस नई व्यवस्था में बीमित यानी जो भी भूमि है, बीमित भूमि यानी जिस भूमि का बीमा कराया गया है, इंश्योरेंस कराया गया है, उसकी अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गई है, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बड़े किसान हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो पाएंगे और उनको भी मतलब समान फ़ायदा मिल पाएगा। पहले होता था कि मतलब जो बड़े किसान हैं उनके लिए मतलब एक लिमिट लग जाने की वजह से वो अपने सभी खेत का बीमा नहीं करा पाते थे, तो एक निश्चित भूमि पर ही उनको मतलब जो सहायता राशि है वो मिल पाती थी। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये सूचकांक और रैंकिंग से संबंधित है, विशेषकर शिक्षा से। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की वार्षिक रैंकिंग 2026 में इंजीनियरिंग श्रेणी में बिहार के किस संस्थान ने देश भर में 9वां स्थान हासिल किया है। तो ये IIT पटना ने हासिल किया है। देखिए IIRF वही इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसमें पटना इंजीनियरिंग मतलब पटना ने IIT पटना ने इंजीनियरिंग श्रेणी में देश भर में शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में 9वां स्थान हासिल किया है और पिछले वर्ष 10वें स्थान पर यह था, एक अंक उछाल आया है इसमें। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट श्रेणी में पटना का चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ये मीठापुर में है पटना के, वो देश का 45वां रैंक में आ गया है। और ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट LNMI जो है वो पटना को 77वां स्थान मिला है। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा में स्थित है वो 11वां स्थान पूरे देश में हासिल किया है। ये खबर है उससे संबंधित जो रैंकिंग दी गई है। अगला प्रश्न है उद्योग और नीति से कि बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई व्यवस्था के तहत आवेदन की तकनीकी जांच के बाद कितने दिनों के भीतर उद्योग लगाने की स्वीकृति देना अनिवार्य कर दिया है। तो ये 30 दिन है। मतलब बिहार में जो निवेशक हैं जो बिहार में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, पहले उनको बहुत समस्या होती थी अप्रूवल नहीं मिल पाने की वजह से, तो एक सिस्टम बनाया है मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो 30 दिन के अंदर उनको मतलब अप्रूवल देना है। तो इसके लिए मतलब निवेशकों के लिए जो प्रक्रिया है वो सरल बना दिया गया है। अब राज्य निवेशक प्रोत्साहन परिषद सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत कर दिया गया है कि आप इस पे निर्णय ले सकते हैं। अब तक तकनीकी जांच और अनुशंसा के बाद संबंधित सक्षम प्राधिकार जो है वो 30 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी, है ना। यदि कोई विभाग तय सीमा के में निर्णय नहीं लेता है तो निवेश प्रोत्साहन परिषद की ओर से डीम्ड क्लियरेंस जारी कर दिया जाएगा कि भाई क्यों हमने इस पे निर्णय नहीं लिया। हो सकता है उनके जो कंडीशंस है उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से ये निर्णय में तेजी लाने वाली प्रक्रिया है कि जल्द से जल्द उनको ये बताया जाए ताकि वो पुनः सुधार करके दोबारे से अप्रूवल के लिए तैयार हो जाए। अब है सरकार का जो लक्ष्य है वो 20 नवंबर 2026 तक 5 लाख करोड़ रुपए का धरातल पर निवेश उतारना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये उससे रिलेटेड जो खबर है मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है। अगला प्रश्न है आर्थिक भूगोल एवं खनिज संसाधन से
बिहार के किस क्षेत्र में मिले कोल ब्लॉक से अधिक गहराई होने के कारण अब कोयले के विकल्प के रूप में मीथेन गैस निकालने की संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है। मतलब कोयला खोजा गया है लेकिन वो अधिक गहराई पर है, तो वहाँ से कोयला न निकाल कर और वहाँ से मीथेन गैस निकालने की तैयारी चल रही है। तो ये भागलपुर के पीरपैंती में मिला है। ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से मतलब जो बहुत बड़ा कोयले का भंडार मिला है उसकी उपलब्धता जो है वो ज़मीन से लगभग 100 मीटर नीचे है। और इस भू क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी आबादी भी बसी हुई है लोगों की। तो अत्यधिक गहराई और उत्खनन की जो व्यवहारिक दिक्कत आ रही है उसमें कोयले को अंदर से निकालने में विशेषज्ञों ने ये सलाह दिया है कि वहाँ से कोयला निकालने से बेहतर है कि वहाँ मीथेन गैस ही निकाल ली जाए। इस मीथेन गैस का इस्तेमाल जो है वो थर्मल पावर प्लांट सहित और भी जो इंडस्ट्रियल मतलब फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनको चलाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये एक खबर है, उसी से बना हुआ ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है बिहार के आर्थिक औद्योगिक विकास से, जो उद्योग का विकास बिहार में हो रहा है उससे संबंधित, कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि जो बियाडा है, इसकी हालिया बैठक में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार के लिए राज्य के किस स्थान पर 200 करोड़ की लागत से अमूल की अत्याधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी गई है। तो ये दिया गया है पटना के फतुहा में एक मतलब अमूल की बहुत बड़ी डेयरी जो है वो स्थापित की जाएगी यहाँ पर। और देखिए ये खबर है, इसी से बना हुआ वो प्रश्न है कि जो दुग्ध आधारित उद्योग है 13 एकड़ भूमि पर अमूल डेयरी द्वारा 200 एकड़ की मतलब 200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक डेयरी प्रसंस्करण इकाई यहाँ पर लगाई जाएगी। और बियाडा की परियोजना जो है वो समाशोधन समिति द्वारा इस प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का भी मतलब सृजन होगा। अगला प्रश्न है बिहार की राज्य व्यवस्था और न्यायपालिका से संबंधित, कि केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा हाल ही में वकील कोटे से 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, बिहार के जो हाई कोर्ट है उसकी बात की जा रही है। तो इसमें कुल संख्या जो है वो 44 यानी 44 हो गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। पटना हाई कोर्ट में मतलब 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद 37 से बढ़कर ये 44 हो गई है। गौरतलब है कि पटना का जो उच्च न्यायालय है उसमें कुल स्वीकृत पदों की संख्या जो है वो 53 है, जिसमें वर्तमान में 40 अस्थायी न्यायाधीश है और 13 एडिशनल जज के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। और नए जजों में रंजन कुमार झा, कुमार मनीष, राजकुमार और जो राणा विक्रम सिंह है ये सभी शामिल है, ये मुख्य हैं वहाँ पे। अगला प्रश्न है कला संस्कृति एवं पुरस्कार से, जो बिहार में है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित राष्ट्रीय कला पुरस्कारों के तहत बिहार के किस वरिष्ठ अभिनेता और रंगकर्मी को उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। तो ये बिहार में जो है ये चुना गया है ये शिव नारायण झा, कुणाल, सुरेश कुमार हज्जू, महेंद्र राम और रोहित चंद्रा को। तो इसमें जो मतलब वरिष्ठ हैं वो सुरेश कुमार हज्जू, इसमें मतलब नहीं, ये सुरेश कुमार हज्जू ही हैं। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी द्वारा घोषित सूची के अनुसार बिहार के वरिष्ठ अभिनेता सुरेश कुमार हज्जू को अभिनय के लिए राष्ट्रीय कला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसके साथ जो नाट्य निर्देशक शिव नारायण झा को रंगमंच में ओवरऑल योगदान के लिए तथा जो महेंद्र राम है उनको लोक श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चुना गया है। इसके अतिरिक्त युवा रंगकर्मी रोहित चंद्रा और लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव को मतलब प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से चयनित किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर होने वाला है और ये बिहार के हर परीक्षा में लगभग इससे प्रश्न बनेंगे। विशेषकर बीपीएससी की परीक्षा में ऐसे प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकारी योजना और बजट से प्रश्न है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीवन मिशन ग्रामीण यानी कि बीवीजी रामजी योजना जो है केंद्र सरकार की, अभी हाल ही में बहुत ही चर्चा में रही थी ये और थोड़ा सा विवाद में भी रहा है। योजना के तहत बिहार के लिए कितने करोड़ रुपए का अंतरिम बजट जो है वो तय किया गया है।
तो ये जो बजट है वो 6,715 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। और ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं श्रवण कुमार, उनके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी जो है, इसके तहत बिहार के लिए 6,715 करोड़ रुपए अंतरिम बजट तय किया गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मतलब अगर लागू किया जाए तो इसके लिए बिहार राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से 1,890 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये योजना राज्य में 1 जुलाई से पूरी तरह प्रभावी होने वाली है। ये उसका खबर है और ये हमारे ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इस सेशन में आज इतना ही प्रश्न था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका कीमती समय देने के लिए। और प्रत्येक सोमवार हम इस प्लेटफॉर्म पर बिहार करंट अफेयर्स का क्लास कराते हैं। तो हमसे जुड़ें ताकि मतलब आपका जो बिहार का करंट अफेयर है वो बहुत ही बेहतर हो सके। नया अपडेट आते रहता है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। हम विश्वसनीय जानकारी देते हैं, सटीक विश्लेषण करते हैं और समय पर अपडेट देते हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि आपका लेट रहता है, तो लेट इसलिए होता है कि हम वीकली करंट अफेयर मतलब अपलोड करते हैं। और हमारा जो दृष्टिकोण है वो परीक्षा को टारगेट करना है, किसी खबर को नहीं। तो खबर को एनालिसिस करके परीक्षोपयोगी बनाने में समय लगता है। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप से जुड़िए। धन्यवाद।